हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के आज के वीडियो में हम करेंगे डिस्कस जुलाई सेकेंड वीक यानी कि 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनमें से टॉप 25 बेस्ट एमसीक्यूज को। ये वो प्रश्न हैं जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी हैं, यानी कि परीक्षाओं में इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में चर्चा में आई पुस्तक महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड के लेखक कौन है? महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड के लेखक कौन है? सही जवाब इसका ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि विकल्प सी। रूपा श्री कुमार और ए के श्री कुमार ने मिलकर इस किताब को लिखा है। ये किताब 1 वर्ष पूर्व आई थी, लेकिन वर्तमान में चर्चा में है क्योंकि इस किताब में भारत और चीन के बीच जो 1962 में युद्ध हुआ था उस दौरान एक बहुत ही महान सैनिक माने जाते हैं जसवंत सिंह रावत की कहानी है, जो 1962 में नूरनांग की लड़ाई में शामिल थे। नूरनांग, तो इस वजह से यह किताब काफी चर्चा में है और यह किताब लिखी गई है रूपा श्री कुमार और ए के श्री कुमार के द्वारा। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस ये कब मनाया गया? क्या आप बता सकते हैं कि राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस ये भी हाल ही में मनाया गया था? कब मनाया गया? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस ये अभी हाल ही में यानी कि 10 जुलाई को मनाया गया था। और ये जो दिवस होता है वो डॉक्टर एच.एल. चौधरी और डॉक्टर के.एच. अली कुनी के योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो दो डॉक्टर हैं, डॉक्टर एच.एल. चौधरी और डॉक्टर के.एच. अली कुनी। और ये जो दोनों जो वैज्ञानिक हैं, इन लोगों ने क्या किया था कि इन दोनों लोगों ने एक नया टेक्निक यानी कि एक नया मेथड यूज किया था और इसको नाम दिया था उन्होंने फिश हाइपोफिसेशन मेथड। तो ये जो मेथड होता है उससे फिश फर्टिलाइजेशन में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं UNFAO यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है और इसको नाम क्या दिया गया है? ग्लोब फिश रिपोर्ट। ग्लोब फिश रिपोर्ट। तो ग्लोब फिश रिपोर्ट 2020 की अगर देखें तो इसमें वर्तमान में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश और तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन करने वाला और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश बन चुका है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ग्लोब फिश रिपोर्ट 2020, जो कि जारी की गई है UNFAO के द्वारा। कौन सा देश पूरी दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा के लिए एक मॉडल कंट्री यानी कि मॉडल देश बन गया है? तो ये देश बन गया है ऑप्शन सी, अपना प्यारा भारत। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए अभी वर्तमान में रीवा जो कि कहां पर है? रीवा मध्य प्रदेश में भारत सरकार ने 750 मेगावाट की सोलर परियोजना को शुरू किया है और उसके बाद भारत दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा के सबसे बड़े आकर्षक वैश्विक बाजार के रूप में उभरा है। तो भारत में गुणवत्तापूर्ण जो सोलर पैनल होते हैं, बैटरी होती है, वो तो बनाई जा रही है, लेकिन अब इनको और अधिक प्रोड्यूस करने के बारे में बात की जा रही है। तो याद रखना कि स्वच्छ ऊर्जा के लिए अपना देश भारत एक मॉडल कंट्री के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। ब्राजील के द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम बताइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो उपग्रह है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और इसका नाम है एमाजोनिया फर्स्ट। और फ्रेंड्स, ब्राजील द्वारा विकसित ये जो पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है एमाजोनिया 1, जो कि इसरो द्वारा लॉन्च होगा। तो ये जो उपग्रह है इसके बारे में भी जान लीजिए कि एमाजोनिया 1 द्वारा प्राप्त चित्रों का उपयोग विशेष रूप से जो अमेजन के फॉरेस्ट हैं उनमें जो वनों की कटाई होती है, साथ ही साथ राष्ट्रीय क्षेत्र में वनस्पतियों और कृषि का निरीक्षण करने के लिए किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, एमाजोनिया। इसको लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। मालाबार अभ्यास ये किस प्रकार का अभ्यास है जिसमें पहली बार ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने की योजना है? तो फ्रेंड्स, मालाबार नौसेना अभ्यास है, यानी कि ये नौसेना के बीच में किया जाता है और इसका जो अभ्यास होता है वो प्रशांत महासागर में किया जाता है। अगर हम बात करें 2019 के एक्सरसाइज के बारे में तो 2019 में
इंडिया, यूएसए और जापान के बीच यह एक्सरसाइज किया गया था। कहां पर? जापान के पास प्रशांत महासागर में। और इस वर्ष यानी कि 2020 में ऑस्ट्रेलिया को भी आमंत्रित किया गया है इंडिया के द्वारा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्ष 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने चीन के दबाव में इस नेवल एक्सरसाइज में शामिल होने से मना कर दिया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कई बार रिक्वेस्ट किया इंडिया से कि वो भी मतलब उन्हें भी इस नेवल एक्सरसाइज में शामिल किया जाए, लेकिन भारत ने उन्हें कभी भी शामिल नहीं किया। अब 2020 में ये पहली बार होने जा रहा है जब ऑस्ट्रेलिया को निमंत्रित किया गया है इंडिया के द्वारा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, याद रखना, ये जो नेवल एक्सरसाइज है वो प्रशांत महासागर में किया जाता है। किस पुलिस स्टेशन को हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का सम्मान दिया गया है? साथ ही साथ पूरे भारत में जितने भी श्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है उसमें भी इस पुलिस स्टेशन का नाम अब लिया जाएगा। और ये पुलिस स्टेशन बन गया है नादौन पुलिस स्टेशन, जो कि हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में स्थित है। हमीरपुर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है? जयराम ठाकुर। तो पुलिस थानों की रैंकिंग कौन करता है? पुलिस थानों की रैंकिंग करता है गृह मंत्रालय, भारत सरकार। और नादौन थाने को, ये जो नादौन थाना है, पुलिस स्टेशन है, इसको हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ और देश के श्रेष्ठ थानों में स्थान मिला है। तो ये आप बिल्कुल याद रखना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्नलिखित किस संगठन से वापसी की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर अन्य। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 जब से शुरुआत हुई है तब से ही ये माना जा रहा है कि WHO जो है वो कहीं न कहीं चाइना के प्रभाव में दिखाई देता है और इसका विरोध कई बार यूएसए के द्वारा किया गया। फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से अलग होने की प्रक्रिया का नोटिस जारी कर दिया है। तो यूएन के इस संगठन को सर्वाधिक जो वित्तीय सहायता मिलती थी वार्षिक रूप से, वो यूएसए के द्वारा ही मिलती थी। हालांकि इतनी जल्दी जो है यूएसए अलग नहीं हो जाएगा, अलग होने में भी समय लगता है, लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रंप ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चीन की कठपुतली के रूप में बताया है WHO को। और अगर हम WHO के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और ये भी याद रखना कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में जो WHO के डीजी हैं उनका नाम क्या है? टेड्रोस एडहानम। हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष तो ये चुने गए हैं ज्ञानेंद्रो निंगोबम, ठीक है। और इन्होंने स्थान लिया है मोहम्मद मुश्ताक अहमद का। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। नरेंद्र बत्रा कौन है? नरेंद्र बत्रा जो है भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। और राजेंद्र सिंह के बारे में आप लोग जानते होंगे, मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी के कोच हैं अक्टूबर 2019 से। मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी के कोच माने नहीं जाते हैं। और कब से हैं ये? अक्टूबर 2019 से। हाल ही में DCGI ने प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए इटोलिजुमाब के उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। यह किस रोग से पीड़ित रोगियों को दी जाएगी? सही जवाब है ऑप्शन बी, कोविड-19 के वे मरीज जिनको सांस लेने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो उनको ये दवा दी जाएगी जिसका नाम है इटोलिजुमाब। एक्चुअली में जो इटोलिजुमाब नाम की दवा है ये सोरोसिस जो रोग होता है, चमड़ी का एक रोग होता है सोरोसिस, तो उसके जो पेशेंट होते हैं, सोरोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनको ये दवा दी जाती है। लेकिन अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 के लिए कोई भी दवा अभी बनी नहीं है, तो ऐसे मरीज जो काफी क्रिटिकल कंडीशन में होंगे तो उनको ये दवा दी जा सकती है। और ये जो इटोलिजुमाब दवा है इसे कौन बनाता है? तो ये भी आप याद रखना, ये दवा बनाई जाती है बायोकॉन के द्वारा, ठीक है। तो जरूर याद रखना ये जो दवा है वो बायोकॉन लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। और इसको DCGI ने एक प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी, यानी कि कॉमनली इसे प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर आपातकाल है तो उस दौरान इसे दिया जा सकता है।
अच्छा, DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये वर्तमान में कौन है, क्या आप बता सकते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखना, वर्तमान में जो इंडिया के DCGI हैं उनका नाम है डॉक्टर VG सोमानी। कौन है? डॉक्टर VG सोमानी। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को नेशनल पार्क में बदला जाएगा, यह किस प्रदेश में स्थित है? देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, तो ये अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है। और इसकी घोषणा अभी आसाम के जो CM हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इसकी घोषणा की है। हाल ही में किसे रेलवे स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो महानिदेशक यानी कि DG चुने गए हैं किसके? रेलवे हेल्थ सर्विसेज के। तो ये चुने गए हैं डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा ने रेलवे बोर्ड के महानिदेशक यानी कि DGRHS का पदभार संभाल लिया है। इसके पूर्व डॉक्टर नंदा दक्षिणी रेलवे के प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक थे। और सबसे उल्लेखनीय बात ये है कि 1983 में UPSC के द्वारा संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा में डॉक्टर नंदा ने अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। हाल ही में नया लोगो जारी किया गया है किस भारतीय संघ के द्वारा? ये लोगो है और इसे लॉन्च किया जाएगा 15 अगस्त को। और ये लोगो लॉन्च किया गया है IOA के द्वारा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि IOA की जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं नरेंद्र बत्रा। तो भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा ये लोगो जारी किया गया है। और दोस्तों, ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स के भाग लेने के 100 साल पूरे होने पर यह नया लोगो IOA के द्वारा जारी किया गया है। भारत ने 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में अपनी पहली ओलंपिक टीम बेल्जियम के एंटवर्प में भेजी थी। 100 साल पूरे हुए हैं, जिसके उपलक्ष्य में ये नया जो लोगो है वो जारी किया गया है। याद रखना कि IOA की जो अध्यक्ष है वो है नरेंद्र बत्रा और ये लोगो लॉन्च होगा 15 अगस्त को। ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? क्या आप पहचानते हैं? तो फ्रेंड्स ये है वाल्टेरी बोटास। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो ये रहने वाले हैं फिनलैंड के। मर्सिडीज रेसर हैं और इन्होंने फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। हालांकि जब ये प्रतियोगिता हो रही थी उस समय वहां पर कोई नहीं था, लेकिन इसकी वेब टेलीकास्टिंग चल रही थी। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो याद रखना ये बन गए हैं जी आकाश, जो कि रहने वाले कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। और इसी के साथ तमिलनाडु के ही यम प्रदेश और गोवा के अमेया ऑडी ये अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स भी बन गए हैं। तो ये जरूर याद रखना आप। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, दोनों आप ध्यान से पढ़िए और बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के कायाकल्प समर्थन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा $400 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना से पावन गंगा में प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। ये भी सही है, यानी कि हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहां पर शुरू किया जाएगा? याद रखना कि विश्व का यह दूसरा होगा सबसे बड़ा, लेकिन अगर बात करें एशिया की तो एशिया का ये सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा और इसकी स्थापना की जा रही है मुंबई महाराष्ट्र में। और मुंबई में इसे स्थापित किया जाएगा कहां पर? तो ये नवी मुंबई में स्थापित होगा, नवी मुंबई में हीरा नंदानी फॉर्च्यून सिटी में। और इसको नाम दिया गया है YUTANM1, YUTANM1, ये इसका नाम होगा। हाल ही में किस देश ने अपना खुफिया उपग्रह ओफेक 16 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ओफेक 16, तो याद रखना यह उपग्रह लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में इजराइल के द्वारा। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी कि UKIDC के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं जयंत कृष्णा, जिन्हें यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया CEO नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखना हम बात कर रहे हैं SDG इंडेक्स के बारे में, SDG इंडेक्स 2020 के बारे में। और ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है ये पूछा गया है। तो ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, पब्लिश की जाती है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा
और इस रिपोर्ट को जारी करता है UNSDSM, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और अगर हम बात करें SDG इंडेक्स के बारे में, तो फ्रेंड्स SDG इंडेक्स 2020 में भारत की जो रैंक है वो कितनी है, तो भारत पहुंच गया है 117वें स्थान पर, 117। और पहला स्थान किसको मिला है, तो पहले स्थान पर है स्वीडन। ठीक है। 10 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भविष्य बचत खाता सेवा नामक योजना किस पेमेंट बैंक के द्वारा शुरू की गई है? नाम है इसका भविष्य बचत खाता सेवा, और यह योजना शुरू की गई है फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। फिनो पेमेंट बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आप जानते हैं मुंबई में है, और वर्तमान में इसके CEO हैं वो कौन है? ऋषि गुप्ता। ग्रेट ब्रिटेन द्वारा आयोजित होने वाले इंडिया ग्लोबल वीक 2020 की थीम क्या है? तो इंडिया ग्लोबल वीक, इसकी शुरुआत हुई है 9 जुलाई को, 3 दिन चला था यह आयोजन, और इसकी जो थीम रखी गई थी वो थी बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। और ये भी याद रखना कि इसको मतलब कि डिजिटली आयोजित किया जा रहा है, कहाँ पर? ग्रेट ब्रिटेन में, और इसको आयोजित किया गया है किसके द्वारा? तो ये भी याद रखना कि इसका जो आयोजन करता है वो है इंडिया इंक कार्प, इंडिया इंक कार्प के द्वारा इसे आयोजित किया गया है, और डिजिटली आयोजित किया गया है, हो रहा है ये ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखना। हिमालय की गोल्डन बर्डविंग तितली को 88 वर्षों बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में माना जा रहा है। मादा बर्डविंग के पंखों को 194 मिलीमीटर और नर बर्डविंग तितली के जो पंख हैं उनको कितने मिलीमीटर दर्ज किया गया है? तो मादा जो बर्डविंग है उसके जो पंखों का फैलाव है वो 194 mm है, जबकि जो नर बर्डविंग है उसके पंखों का फैलाव है 106 mm। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना आप। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दीदीहाट कस्बे में 194 मिलीमीटर पंखों वाली मादा गोल्डन बर्डविंग दर्ज की गई है, जबकि 106 मिलीमीटर पंखों वाले नर गोल्डन बर्डविंग को वानखड़ तितली संग्रहालय शिलांग में दर्ज किया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में 6 रणनीतिक पुलों का निर्माण यानी कि उसका उद्घाटन किया है? तो सही जवाब इसका होगा जम्मू और कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया है। 2 पुल जो हैं वो कहां पर हैं? 2 पुल कठुआ में हैं, इन 6 पुलों में, और बाकी के जो 4 पुल हैं वो अखनूर सड़क होती है, ठीक है, अखनूर पल्लन वाला सड़क, तो वहां पर 4 पुल बनाए गए हैं। तो कुल मिला के 6 पुलों का उद्घाटन किया गया है, और ये काफी रणनीतिक पुल है। और जब उद्घाटन हो रहा था इसका, तो उस समय रक्षा मंत्री के साथ साथ BRO के जो DG हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, दोनों लोग वहां पर उपस्थित रहे थे। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना। चीन ने हाल ही में एक संचार उपग्रह लॉन्च किया है, तो इसमें बस इतना याद रखना कि ये जो संचार उपग्रह है इसका नाम है AP-6D, जो कि चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में CBDT ने किसके साथ डेटा और सूचना साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सबसे पहले बात करेंगे हम लोग CBDT के बारे में। फुल फॉर्म इसका क्या होगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी, PC मोदी हैं इसके चेयरमैन। बात करेंगे सेबी के बारे में। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना इसकी हुई थी 12 अप्रैल 1992 में। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? अजय त्यागी। और यहां पर CBDT ने सेबी के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 25 MCQs ऑफ द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। तो ये सारे फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, और इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लें, या फिर हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम आदि पर स्टडी विद ज्ञान प्रकाश सर्च करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।